हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बेस्ट है और मेहनत तो लगन से पढ़ रहे हैं। आज हम देखने वाले हैं इंडिया के जो आसपास जितने भी कंट्रीज है ना, वो एक एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस बना रहे हैं। किसके लिए? इंडिया के लिए। इसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये समझा दूं ये एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस होती क्या है। अगर आप इजराइल और हमास की वार के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, थोड़ा बहुत पढ़े हैं, तो बहुत सारे न्यूज़पेपर में ये प्रॉपरली लिखा गया है कि एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस बना के रखा है ईरान ने अगेंस्ट होम इजराइल। तो एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस का मतलब होता है एक इन सर्किल बनाना, उनको घेराव कर देना चारों ओर से, और चारों ओर से वो कंट्री के ऊपर दबाव बना के रखना, प्रेशर बना के रखना और मिलिट्री सुपर पावर बना के रखना। उसे कहते हैं एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस। जब इसराइल की बात आती है तो इसराइल ने कहा है कि ईरान के जो प्रॉक्सीज है, मतलब ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा, ईरान किसी और से उनका काम कराएगा इसराइल में। दैट इज कॉल्ड एज, बेसिकली उसे हम बोलते हैं प्रॉक्सी। मेरी जगह पे आप मेरा एग्जाम लिखेंगे, मीन मेरा काम आप कर रहे हैं, सो आप क्या हो गए यहाँ पे? प्रॉक्सी हो गए। समझ में आ गया शायद? ठीक है, अभी हम देखेंगे एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस इसराइल से कैसा बनी है। तो यहाँ पे है लेबनान। लेबनान में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है हिजबुल्ला। उसके बाद में पैलेस्तीन में हमास बना के रखे हैं। उसके बाद में यमन में हौतीज बना के रखे हैं। वैसे भी सीरिया में तो रेबल्स है ही है। ठीक है, तो आप समझो कि ये एक एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस बना के रखे हैं अक्रॉस इसराइल। इसलिए इसराइल लेबनान में भी घुस के मारता है, पैलेस्तीन में भी घुस के मारता है। अभी तक यमन से उनकी मुठभेड़ नहीं हुई है, बट कभी भी हो सकती है। बट हौतीस को तो वो चैलेंज करता ही रहता है। ठीक है, अब हमारी कंट्री में एक आर्टिकल आया है दी हिंदू न्यूज़पेपर में, वहां पे यही बोला गया है कि इंडिया के इर्द गिर्द भी एक एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस बनाया जा रहा है जो इंडिया के लिए हार्मफुल हो सकता है अगर इंडिया उसे काउंटर नहीं करी तो। बट हम इतने तो खामोश नहीं बैठते, हमारी फॉरेन पॉलिसी तो बेहतरीन होती है हमेशा। ओके, एटलीस्ट डिफेंस पॉलिसी की तो हम गारंटी ले सकते हैं कि इंडियन की कौन सी भी गवर्नमेंट आई है अभी तक डिफेंस के मामले में कभी वो पीछे नहीं हटे हैं। फॉरेन पॉलिसी में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है, बट डिफेंस में द नेशन स्टैंड यूनाइटेड, द नेशन स्टैंड फर्स्ट, हमारा हमेशा से ये मोटो रहा है। ठीक है, अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कश्मीर हो, लद्दाख रहो, नॉर्थ ईस्ट के जो भी स्टेट्स हो, वहाँ पे यूजुअली एक अफसा एक्ट लगता है। ओके, आर्म फोर्सेस सिक्योरिटी एक्ट लगता है। मतलब वहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक वो एरियाज में मिलिट्री रूल बहुत ज़्यादा होता है, आप इतना समझ सकते हैं। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स उनको दिए जाते हैं कि वहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़, वहाँ पे सिविलियन अनरेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, रिवॉल्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट को सप्रेस करने के लिए। ठीक है, क्योंकि वो लोग ऑब्वियसली एक एजेंडा लेकर आते हैं, जो चाइना का एजेंडा परसू कर रहा है, कोई पाकिस्तान का एजेंडा परसू कर रहा है, कोई बांग्लादेश का एजेंडा परसू कर रहा है। तो वैसे फ्रिंज एलिमेंट्स जो होते हैं ना, उनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास वो एक्ट है। तो इसी तरीके से इंडियन गवर्नमेंट कभी भी डिफेंस के मामले में ऐसा खामोश नहीं रहती है। स्टेप्स हम लेते रहते हैं, जहाँ पे कंट्रोल कर सके वहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात आती है तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। अभी रिसेंटली आप देख सकते हैं, ये मैं शॉर्ट में भी बोला हूँ कि इंडिया ने दुनिया का सबसे ऊपर हाइट पे एक एयरबेस बनाया है जिसका नाम है न्योमा एयरबेस। ये एयरबेस का मतलब होता है जहाँ पे आप अपने एयरक्राफ्ट वहाँ पे लैंड कर सकते हैं और वहाँ से टेक ऑफ कर सकते हैं। इसे बोलते हैं एयरबेस। बोलिए, एयरबेस एक बड़ा सा वर्ड है जहाँ पे आपके पास रहने की भी जगह होती है एक्सेट्रा। एयर स्ट्रिप क्या मतलब होता है? एक रनवे, नथिंग बट एक रनवे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो न्योमा एयरबेस इतनी 13,000 फीट के ऊपर बनाया है। फ्रोजन हाइट्स है वहाँ पे, अगर वहाँ जाएंगे आप फ्रोज हो जाएंगे। वैसे हाइट्स पे हमारे जवान ने, हमारी टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, हमारे गवर्नमेंट की विल ने वहाँ पे एयरबेस खड़ा के रखा है। क्योंकि जो चाइना का एग्रेशन है हमारे इंडिया की तरफ, वो हम गालवान में भी देख चुके हैं, डोकलाम में भी देख चुके हैं और अरुणाचल प्रदेश में भी देख रहे हैं। उनकी जो 5 फिंगर पॉलिसी है, ये सब इंडिया के ऊपर के नॉर्थ ईस्ट रहो, लद्दाख रहो, उसमें से थोड़ा हिस्सा सिक्किम रहो हड़पने की, उससे हम क्या पे रहने वाला एयरबेस है। वहाँ पे राफेल ठहरेगा, वहाँ पे सुकोई ठहरेगा रशिया की, वहाँ पे हैवी लिफ्ट कैपेबिलिटी से एयरक्राफ्ट भी ठहरेंगे। तो बोलने का मतलब ये है, जब डिफेंस की बात आती है तो इंडिया खामोश नहीं बैठता है। ये इंडिया की थोड़े बहुत कैपेबिलिटीज़ मैं आपको बताया हूँ। अगर हम आगे चल के देखते हैं तो ये आपको ये समझ में आता है कि इंडिया के इर्द गिर्द जो भी अभी माहौल है
वो इंडिया के अगेंस्ट एक रेसिस्टेंस बना रहा है, उसे हम बोलेंगे एक्सिस्ट ऑफ रेसिस्टेंस। और इसे हमें नेग्लेक्ट करना नहीं है, इसको हमें जवाब देना है और हम इसे देंगे। जितनी हमारी DRDO और इसरो की कैपेबिलिटीज है उससे तो हम दे ही रहे हैं, उससे ऊपर है हमारा गवर्नमेंट पॉलिटिकल विल रहो, हमारे मिलिट्री जो उनका विगर है, प्राइड है, वो ऑपरेशन सिंदूर में हमने तो बता चुका है। ठीक है, राइट। तो ये एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस क्या है और ये इजराइल के जो एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस है कितना मिला जुला है, चलो हम ये देखेंगे। पहली कंट्री जो एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस में आती है, यहाँ पे जो एंटी इंडिया रेसिस्टेंस में आती है, हम स्टार्ट करेंगे बांग्लादेश से। जब से शेख हसीना का आउटस्टर हुआ है, जब से शेख हसीना वहाँ से भाग गए हैं और प्रो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे, इंडिया को बहुत चाहते थे, मोदी जी से बहुत अच्छे उनके ताल्लुकात थे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे, तो उनको उनकी ही आवाम ने भगा दिया है और वहाँ से वो भागकर, और यू कैन से दैट, अगर अच्छा वर्ड यूज़ करें, कि वहाँ से उन्होंने बचकर इंडिया के पास अपनी पनाह ली है और हमारी कंट्री उनको बहुत अच्छी तरीके से सेफ असाइलम भी दे रही है। जस्ट इमेजिन कितने सुपर पावर है हम, क्योंकि कंट्री को, बांग्लादेश को पता है शेख हसीना हमारे पास है, बट बांग्लादेश हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। रिमेंबर दिस पॉइंट। अगर ये बात कोई और कंट्री की आ जाती है तो फिर वो बात ही अलग हो जाती है। अगर US के कोई प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आ गए हैं और हम उनको रख लिए हैं तो अभी तक बहुत बड़े बड़े वॉर्स हो जाते थे, बट एटलीस्ट हमारे जो एशियन जियोपॉलिटिकल स्पेस में इंडिया कम नहीं है, एक ज़बरदस्त सुपर पावर है, ये बात तो सबको माननी होगी, राइट। सो बांग्लादेश में 2024 में अगस्त में शेख हसीना ने वहाँ से वो भागे हैं और इंडिया आए हैं और वो पूरा इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे। उनके बाद जो भी वहाँ पे गवर्नमेंट आ रही है, आने वाली है, उनका अगर थॉट प्रोसेस देखेंगे वो कम्प्लीटली रेडिकलाइज्ड है। मतलब ये है रेडिकलाइज कि इंडिया के जो भी ओपिनियंस, जो भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, इंडिया के जो भी वैल्यूज़ है, उनसे कम्प्लीटली हटकर वो काम कर रहे हैं। वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के ऊपर एट्रोसिटीज़ हो रहे हैं। माइनॉरिटीज़ वहाँ पे हिंदू हैं तो हिंदूज़ के ऊपर एट्रोसिटीज़ हो रहे हैं। वहाँ की जो आवाम है वो हाईली रेडिकलाइज हो रही है, वेरी इस्लामिसिस्ट बनते जा रही है। प्रोग्रेसिव बनना छोड़ के ये फिर से रिग्रेसिव, वही रिलीजियस टीचिंग्स में गुम हो जा रहे हैं। और अभी के टाइम पे बांग्लादेश एक एंटी इंडिया रेसिस्टेंस नेशन बन गया है। और इसका और एक भी प्रूफ है कि पाकिस्तान की मिलिट्री डेलीगेशन से बांग्लादेश के ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। ये कहाँ की डिप्लोमेसी बांग्लादेश से सीखी है? एक ऐसा नेशन जो इतना खुद से ही तबाह है, पॉलिटिकली डाउन ट्रोडन है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्राइसिस, वहाँ पे खुद के प्राइम मिनिस्टर को अंदर डाल के बैठे हैं, ठीक है। और आप समझे कि पाकिस्तान की मिलिट्री डेलीगेशन बांग्लादेश में रहना, ये बांग्लादेश की हिस्ट्री में डिप्लोमेटिक रिलेशन में आई गेस सबसे नीचा लेवल का डिप्लोमेसी चल रही है। तो एक कंट्री यहाँ पे खड़ी हो गई है जो एंटी इंडिया रेसिस्टेंस में मिलके काम करी है, वो है बांग्लादेश। अभी हम बात करते हैं हमारी सेकेंड इंपॉर्टेंट कंट्री, वो है चाइना। ऐसा आ रहे हैं हम चाइना के बारे में, तो आपको पता है ये एक हॉस्टाइल नेशन हमेशा से रहा है। 1962 में इंडो चाइना वार हुई है। इनका बेसिक फंडा ये है, चाइना की 5 फिंगर पॉलिसी। रिमेंबर दिस पॉइंट। मतलब इन्हें चाहिए अरुणाचल प्रदेश, इन्हें चाहिए सिक्किम, इन्हें चाहिए थोड़ा बहुत नेपाल का हिस्सा, इन्हें चाहिए उसके बाद में व्हाट आई से इज दैट लद्दाख, और ऐसे ही 5 फिंगर्स उनके पास है जहाँ पे इंडिया के बहुत सारे एरियाज। जितनी ज्योग्राफी बड़ी होगी उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी होगा, उतना ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज मिलेंगे, उतना ज़्यादा लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है तो जगह भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और उतना ज़्यादा प्रोडक्शन भी होना चाहिए, राइट और रॉन्ग। सो इंडिया, चाइना को सुपर पावर बनाने के लिए उनकी एक स्ट्रैटेजी क्या है कि ज्योग्राफिकल एनेक्सेशन करें, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन करें। टेक्नोलॉजिकल तो वो करते हैं बट ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन भी उनका वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट डिप्लोमेसी रही है। ओके, वो एग्रेशन से ही करते हैं। हमने ये ऑलरेडी देखे हैं इन विथ रिगार्ड टू व्हाट डोकलाम इशू, विथ रिगार्ड टू गालवान इशू, विथ रिगार्ड टू रीसेंट जो भी कन्फ्रंटेशंस होते हैं इंडिया और चाइना की आर्मी में, उसी के ऊपर गलवान के ऊपर ही सलमान खान ने मूवी बना रहे हैं उन्होंने गलवान, नामी गलवान है, ठीक है। तो हमें पता ही है कि बहुत सारे एरियाज पे चाइना और इंडिया का कन्फ्रंटेशन चल रहा है। तो आप तो पता ही होगा कि सलमान खान एक मूवी बना रहे हैं जिसका नाम है गालवान, वो गालवान इशू के ऊपर ही बेस्ड है। तो आप समझ सकते हैं ना, SCO समिट में चाइना ने सपोर्ट नहीं किया है ऑपरेशन सिंदूर को, आप ये भी समझ सकते हैं। और चाइना के इंडिया के रिलेशंस
कभी भी वो लेवल के इंटीमेट नहीं रहे हैं, तो वो एक एग्जिस्ट ऑफ रेजिस्टेंस में सेकंड वाला ज्वाइन हो जाती है। और एक भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ, चाइना ने अच्छा खासा पाकिस्तान को सप्लाई किया है आर्म्स एंड एम्युनिशंस ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। इससे बड़ी बात क्या होनी चाहिए? अभी हम फिलहाल सुनने में आ रहे हैं और हम देखें भी चाइना और इंडिया के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो गए। ये एक पॉजिटिव आउटकम भी है, वहाँ के जितने भी एम्बेसडर से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी है। बट आप समझ सकते हैं कि एक ऐसी कंट्री जो कि जोग्राफिकल एनेक्सेशन पे बिलीव करती है, जोग्राफिकल एक्सपेंशन पे बिलीव करती है, उससे हम फ्यूचर में क्या ही एक्सपेक्ट करें। बहुत अनप्रिडिक्टेबल नेचर रहा है चाइना का, कभी अच्छा कभी बुरा, तो ऐसी कंट्री को हम रेसिस्टेंस में ही डालेंगे, तो ये सेकंड हो गई। अगर हम थर्ड बात करेंगे तो हमारी फॉरएवर एवरग्रीन हॉस्टाइल कंट्री, वो स्पोर्ट्स में ले लो, बिजनेस में ले लो, ट्रेड में ले लो, शार्क टैंक पाकिस्तान में भी ले लो, आप मूवीज में ले लो, हर जगह compete करते हैं, अननेसेसरी compete करते हैं, हर जगह हारते हैं। बट स्पिरिट अच्छी है कि हारने की भी एक स्पिरिट होनी चाहिए, राइट? आपको ये तो बहुत गलत सिखाया गया शायद कि जीतने की स्पिरिट होती है। हमारे पास एक ऐसी कंट्री का एग्जाम्पल है जिसके पास हारने की स्पिरिट है। मतलब वो आएंगे, वो हारेंगे, वही फिर आएंगे, फिर हारेंगे, तो उनका स्पिरिट और मोरल हमेशा हाई होता है, क्यों हारने के लिए आते हैं। तो रिसेंटली आपने ये तो देखा होगा कि कितने बार लड़े हैं हम। 1971 वार हुई है, उसके बाद में कारगिल वार हुई है, फिर उसके बाद यूरी हुआ है, उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। तो ये जो कंट्री है कंप्लीट हमारे उनके ट्रेड टाई ऑफ नहीं है, वाघा बॉर्डर बंद कर दिया है हमने, इंडस वाटर ट्रीटी को हमने डिसोल्यूट बना दिया है। तो आप समझ सकते हैं ये कंट्री ऐसी है जो कंट्री के ऊपर हम कभी भी आगे भरोसा करना नहीं चाहते हैं। और एज सिंपल एज दैट, जब तक हमारे हमेशा से पॉलिटिकल लीडर्स ये बोलते आ रहे हैं कि नो टॉक्स इफ देयर इज टेरर एंड टॉक्स के नॉट गो हैंड इन हैंड। यहाँ पे आप टेररिज्म करेंगे इंडिया में, आपके आतंकवादी भेजेंगे और यहाँ बोलेंगे आओ बैठो बात करेंगे, बिरयानी खाएंगे, ठीक है, ट्रेड करेंगे, टेक्नोलॉजी का कोलैबोरेशन करेंगे, ये नहीं चलेगा। पहले ये बंद करो, बाद में ये काम करेंगे। तो ये बन ही नहीं कर रहे, एक के बाद एक चलते आ रहा। बालाकोट हुआ है, बाद में यूरी हुआ है, उसके पहलगाम हुआ है, इतने ज़्यादा आप टेररिस्ट अटैक करेंगे तो ऑब्वियसली। अब रिसेंटली आप देखते हैं सर क्रीक रीजन में भी ये लोग गोल गोल घूम के वहाँ पे भी कुछ ना कुछ इनके पास वो ना हाई ऑन स्पिरिट ऑफ व्हाट लूजिंग हमेशा आते। चलो अब जमीन पे हार गए हैं, हवा में हार गए, चलो अब पानी पे भी हारने का शौक इनको चढ़ा है, तो ऑब्वियसली वो भी हो जाएगा, वो भी कर देंगे हम, ठीक है। उसके बाद में अगर हम और भी नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मालदीव्स के प्राइम मिनिस्टर जो कि मुइज़्ज़ो एक ज़माने में इंडिया आउट कैंपेन कर रहे थे, हमारी इंडिया की पीस मिशन को उन्होंने वापस जाने को कहा था। हमारे मिलिट्री पर्सनल आ गए हैं, अभी आर्मी जो थी वहाँ पे आ गई, स्टेशन जो थी वो आ गई है। तो उनका भी रवैया यही रहा है, कभी अच्छा कभी बुरा। तो इनका भी कुछ मालदीव्स का भी अनप्रेडिक्टेबल नेचर हो गया है बिकॉज ऑफ मालदीव के प्रेसिडेंट मुइज़्ज़ो का भी सीधा साधा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डिप्लोमेसी वो नहीं करते हैं। अब बची है नीचे हमारे पास श्रीलंका। आप क्या ही बोलें, एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया है। प्रेसिडेंट का जो बड़ा सा उनका हॉल होता है, पैलेस होता है, उसको ही आग लगा दिए। अब तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर हरिनी मैडम वहाँ पे आए हैं और रिसेंटली इंडिया को भी वो विजिट करे हैं। तो इससे थोड़े बहुत अब क्या ही करेंगे, वो इंडिया को ही देना पड़ेगा, उनकी इकोनॉमी को और ठहराना पड़ेगा, उनको फंड्स करना पड़ेगा, उनको टेक्नोलॉजिकल हेल्प देना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प देना पड़ेगा। तो इंडिया ऑब्वियसली ऐसे कंट्रीज को तो वैसे भी हम गोद ले लेते हैं, और हम नेपाल तो वैसे भी कुछ कर नहीं पाएगा, छोटा सा कंट्री है। सो आप देख सकते हैं कि नेपाल फिर न्यूट्रल ही रहेगा, उसके पास क्या ही सपोर्ट करेगा नेपाल अगर हमारे इंडिया चाइना और इंडिया पाकिस्तान की वार होगी। श्रीलंका क्या ही सपोर्ट करेगा इंडिया को इनसे। सो बेसिकली ये जो भी कंट्रीज मैं बोल रहा हूँ ना, ये पूरे एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पे चलते हैं, वो है इस्लामिक सॉलिडारिटी। मतलब क्या है, उम्मा इज अ कॉन्सेप्ट इन Islam where all the Muslims are brothers of each other, okay, brothers and sisters of each other, ऐसा लिखा गया है। तो ये पूरे इस्लामिक आइडियोलॉजी पे चलने वाले देश हैं। प्रोग्रेसिव और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और अच्छे ताल्लुकात किसी और कंट्री, किसी और रिलीजन कंट्री को बनाने में इनको दिक्कत आती है। पहले तो सही रहेंगे बट कभी भी पलट सकते हैं। तो एक एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस बना के रखा गया है इंडिया के अगेंस्ट, जिसे इंडिया को अवेयर होना बहुत बहुत ज़रूरी है।